सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ में भी इजाफा होता जा रहा है। सियासी जमातें आपस में मुलाकातें भी कर रही हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट्स भी हो रही हैं और एक दूसरे से न सिर्फ मिलने मिलाने का सिलसिला जारी है बल्कि बहुत सारे सियासतदान दूसरी सियासी जमातों में शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं। आज हमने देखा मखदूम फैसल सालेह हयात ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है और दूसरी तरफ हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा पुरुमीद नज़र आ रही है। आज गरीब खुदाबख्श में जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी के मौके पर जलसा हुआ तो उसमें हमने एक एतमाद देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, जो कि आने वाले इलेक्शन को लेकर इस वक्त है। और आसिफ अली जरदारी ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज़ कर सकती है, सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ सकती है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के बाहर इतनी मजबूत है कि दीगर बड़ी जमातों को सरप्राइज़ कर सके? और नून लीग, जिसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम भी लगाती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ उन्हीं को इस वक्त मैसर है और उन्हीं के लिए तमाम तर इस वक्त हालात बनाए जा रहे हैं, तो उनके होते हुए पंजाब में फिर किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल कर सकती है? और सिंध में जो इत्तेहाद या फिर सीट एडजस्टमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ होंगे, उनसे कैसे मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा और उनके जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो कर पाएंगे? प्रोग्राम में मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। देखो, शुरू करते हैं। ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे ज़रा इस बारे में गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त ओवरऑल तैयारियाँ इलेक्शन को लेकर कैसी हैं, कैसे सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल करने की कोशिश अमली तौर पर की जाएगी और उसको मुमकिन बनाया जाएगा। तो ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे चलकर हुकूमत बनाएगी और 8 फरवरी के बाद आप देखेंगे कि एक बड़ा सरप्राइज सामने आ सकता है, तो इसकी बुनियाद क्या है? हम पंजाब में देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उतनी मजबूत नहीं है जितनी हमें वहाँ नून लीग नज़र आ रही है, तो सिर्फ सिंध की हद तक मजबूती की बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं? अरबाब साहब, आज सबसे पहले तो बीबी की शहादत का एक सानिया है जो पूरी पाकिस्तान की कौम उस पर अक्षबार है और ये शायद पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और सब कुछ सब्र जमील अता फरमाए। मैं इसके साथ ये कहूँगा कि बीबी की शहादत या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशरी कत्ल वो इस मुल्क की मईशत का कत्ल था। इस मुल्क को जो तरक्की दी जा रही थी या तरक्की के रास्ते पे ये मुल्क रवा दवा हो गया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको एटम बम का प्लान दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको पाकिस्तान का आइन दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको एक मुसलमान दुनिया को जो तेल का पैदा करने वाले मुल्क थे उन सबको यूनाइट करने के लिए एक प्लान दिया। आज जो हम इसराइल को भुगत रहे हैं उसकी वजह यह है कि अगर वो प्लान कामयाब हो जाता जुल्फ़िकार अली भुट्टो का या बीबी शहीद की वो जो इकोनॉमी और मुल्क और दुनिया में अपने एक अच्छे ताल्लुकात बनाने की सोच और ये सारी चीज़ें थीं, ये हमारे मुल्क की मईशत को शहीद किया गया ताकि इस मुल्क में इंतशार फैले, इस मुल्क में जो है सरमाया ना आए, लोग जो हैं वो आपके पड़ोसी मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट कर दें। ये एक सोची समझी साजिश के तहत था। और जहां तक आपने बात की कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं कर रहे, तो मैं बारहा ये बात कह चुका हूं कि इत्तेहाद वहां होता है जहां पर कोई मंशूर होता है। मेरी इस 24-25 करोड़ को अवाम को या 23 करोड़ अवाम को ये सारी सियासी पार्टियां क्या देंगी? भूख देंगी, इफलास देंगी, उनको बेघर करेंगी, या कराची जैसे शहर के अंदर दोबारा फैक्ट्रियों को आग लगाई जाएगी, या लाशों के यहाँ से अंबार उठेंगे या बोरियां उठेंगी? क्या हम उन लोगों के साथ इत्तेहाद करेंगे? मुझे ये बताइए कि हम तो एक पाकिस्तान की ख्वाजा साहब, ये जिन लोगों के खिलाफ आप चार्जशीट पेश कर रहे हैं, माजी में भी आप उन्हीं लोगों के साथ इत्तेहाद करते आए ना। अभी जो पीडीएम की हुकूमत थी उसमें ये तमाम सियासी जमातें आपके साथ इत्तेहाद में शामिल थी, आप उनके इत्तेहादी थे। तो ये जो लंबी चौड़ी चार्जशीट आप पेश कर रहे हैं, तो ये इन सबके इत्तेहादी तो आप माजी में रह भी चुके हैं। अरशद वोरा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मुना आलम साहब अभी साथ हैं। जी सुहेल साहब, उसमें उस 18 महीने के इत्तेहाद को जो है वो मुल्क के लिए निजात का इत्तेहाद कहता हूँ, वो इत्तेहाद निजात था।
अच्छा। उसकी वजह यह है कि एक शख्स जो मुल्क को एक जगह पर ले जा रहा था, अगर उस वक्त 18 जमातें मिलकर और फिर उनके पीछे जो बैसाखियां थी, तो क्या हम उस वक्त ये पाकिस्तानी होने के नाते हम सारी सियासी पार्टियां पाकिस्तान की पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान ही हमारा वजूद है, पाकिस्तान से ही हमारी बका है, पाकिस्तान से ही हमारा नाम है। लेकिन अगर आप मुल्क को उस दलदल में ले जा रहे थे या उस जंगी हालात में ले जा रहे थे तो क्या ये हमारा जायज एजेंडा नहीं था तमाम सियासी पार्टियों का? आपने देख लिया कि जो 9 मई का वाकया है, कौन सी डेट में, जब ये लाहौर में जब आपने कायदे आजम हाउस को या कोर कमांडर हाउस को जलाया, आपने जब फौज के ऊपर हमले किए, जब आपने फौज की तंजीबात पे हमले किए, जब आपने शहीदों के ऊपर जो है कीचड़ उछाला, तो मुझे एक बात बताइए, वो शहीद कौन थे? वो पाकिस्तान के शहीद थे। तो ये सवाल तो अगर किसी के कोई करता है, सवाल बनता ही नहीं कि वो इत्तेहाद क्या था। वो इत्तेहाद हमारा उस हद तक इत्तेहाद था कि हमें अफवाज पाकिस्तान की जो सरबुलंदी थी, उनका जो जज्बा था, उनकी जो कुर्बानियां थी, उन्होंने जो अब दिया, उसकी वजह से आज ये पाकिस्तान बचा हुआ है। आज भी वो अपनी ठीक है, चलें फायद साहब, अभी फिलहाल आगे आपकी जमात किसी से इत्तेहाद नहीं करना चाहती। अब ये मैं आपकी तरफ वापस भी इस मुद्दे पर आऊंगा। जरा अरशद वोरा साहब और मुना आलम साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। अरशद वोरा साहब, आप लोग सीट एडजस्टमेंट अगर नून लीग के साथ करने जा रहे हैं तो ये फिर ये मुल्की मफाद में आप फैसला कर रहे हैं, ये आपका अपना ज़ाती मफाद है? इसमें आपका क्या फ़ायदा होगा, नून लीग का क्या फ़ायदा होगा, शहर कराची का क्या फ़ायदा होगा, सिंध का और पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होगा? अरबाब, देखें, जो हमारी अभी अलायंस की बातें हो रही हैं या सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं, वो जाहिर सी बात है मुल्की मफाद को ही सामने रखकर होती हैं। उसमें कभी भी ज़ाती मफाद नहीं उसमें शामिल होता और हमेशा फैसले वो किए जाते हैं जो मुल्क के लिए बेहतर होते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है कि आपने अभी बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बात कर रही है मंशूर का, तो अभी आपके इल्म में है कि 3 दिन पहले बिलावल साहब ने जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि हम जो है वजारतें ख़त्म कर देंगे, और उसके अलावा उन्होंने आज जो है बिल्कुल एक यू टर्न लेके 10 पॉइंट का जो एजेंडा दिया है, आप अगर उस 10 पॉइंट को गौर से देखें तो उसमें जिस तरीके से उन्होंने बात की है, वो तो ऐसा लग रहा है कि पूरी कौम को भिखारी बनाना चाह रहे हैं और पूरे कराची को जो है ना, वो पूरे सिंध को या पूरे पाकिस्तान को एक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तौर पर चलाकर लोगों को उन्होंने कोई मुआशी प्लान नहीं दिया। आप मस्तूकात में देख लें, कोई मुआशी प्लान नहीं है कि आप लोगों को रोजगार कैसे देंगे। आप बात कर रहे हैं कि लोगों को घर में बैठ के 5-5, 10 हज़ार रुपए दे के उनको बिल्कुल ही जो जिसको कहते हैं कि नाकारा कर देंगे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो ये कोई पॉलिसी तो ना हुई ना। आप एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन आपने 15 साल सिंध पर हुकूमत की है, 15 साल में आपने एजुकेशन पे हजारों अरब रुपए खर्च किए, और उसके बाद एजुकेशन का यह हाल है कि अभी पिछले हफ्ते बदीन में आपने देखा होगा, मुख्तलिफ चैनल पे चला था कि करोड़ों रुपए की सिंटेक्स बोर्ड की नई किताबें जो है वो रद्दी में बेची जा रही थी इंस्टेड ऑफ गिविंग टू द स्टूडेंट्स। सिंध में 7 लाख बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं जा रहा है। तो ये कौन से 15 साल में तो ये कर नहीं सके, आज ये कौन सा नया जादू की छड़ी लेकर आ रहे हैं जो ये तब्दील कर देंगे ये पॉलिसी। ठीक है, तो अरशद साहब, आप लोगों के पास क्या इसका कोई इसके ऑल्टरनेट पर आप लोगों के पास कोई प्लान है या नहीं है? नून लीग के पास कोई है? चूंकि उनसे आप हाथ मिलाने जा रहे हैं, मैं इस पॉइंट पर वापस भी आपकी तरफ आता हूँ। मुना आलम साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। तो मुना साहबा, ये इस वक्त जो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, बज़ाहिर हम इस वक्त किसकी पोजीशन को मजबूत समझें? ज़ाहिर है पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली की भी, सूबाई असम्बली की भी, और नून लीग का गढ़ अभी फिलहाल उसको समझाओ कहा जाता है। तो वहाँ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी मजबूत नहीं है तो फिर आने वाले दिनों में हमें मंजरनामा क्या नजर आ रहा है कि नून के साथ ही दीगर छोटी जमातें मिलकर हुकूमत बनाती नजर आएंगी? मोना साहब, आपको आवाज आ रही है? चलो, मोना साहबा को रिकनेक्ट हम करते हैं। तो अरशद वोरा साहब, ये ऑल्टरनेट प्लान आप लोगों के पास क्या है? अगर आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के पास कोई मुआशी प्लान नहीं है, तो नून लीग के पास कोई प्लान मौजूद है? और अगर था तो वो अभी 18 माह की हुकूमत में उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? उसमें कहीं कोई बेहतरी क्यों नहीं हुई? देखिए, एमक्यूएम ने बड़ा ओपनली जो है, एक एमक्यूएम का 1 पॉइंट सिंगल एजेंडा है, और एमक्यूएम ये चाहती है कि एम्पावरमेंट जो है वो आवाम के पास हो, आवाम एम्पावर हो, और आवाम एम्पावर होने का फार्मूला जो है पब्लिकली मीडिया के सामने, तमाम मीडिया के
सामने जो है एमपीएम ने दिया, एंड दैट इज कि आर्टिकल 140A को डिफाइन करने के लिए जो उसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटिकली, फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है आपकी बल्दियात को एम्पावर किया जाएगा, वो नहीं किया गया। 15 सालों में 18वीं तरमीम तो आपने कर ली, और 18वीं तरमीम में आपने एक शख्स को जो कि चीफ मिनिस्टर कहलाता है उसको जो है 15 साल में 22,000 अरब रुपए दे दिए, और वही उसका मालिक था, उससे कोई पूछने वाला नहीं था कि वो पैसे खर्च कहाँ हुए। हमने जो फार्मूला दिया है उसमें हमने डायरेक्ट यूसी के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को जो है हमने एम्पावर किया है, और हम जो बात कर रहे हैं कि उसको एम्पावर होना चाहिए। आपका जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो यूनियन काउंसिल तक आना चाहिए, वो जिले तक आना चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट तक आना चाहिए, वो यूनियन काउंसिल तक आना चाहिए। जब तक आप ये एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, मुल्क खुद ब खुद देखें जो इश्यूज एड्रेस करने होते हैं वो इश्यूज एड्रेस करने होते हैं यूनियन काउंसिल के। अवाम को क्या चाहिए? अवाम को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अवाम को पीने का पानी चाहिए, अवाम को सीवेज का सिस्टम चाहिए, अवाम को गैस चाहिए, बिजली चाहिए, और ये तमाम चीजें जो है उसी वक्त दी जा सकती हैं जब अवाम की अप्रोच जो है अपने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन तक हो। दे कैन नॉट गो टू द कंसर्न मिनिस्टर और दे कैन नॉट गो टू द चीफ मिनिस्टर, वो इजीली जो है उनकी अप्रोच। ठीक है, चलें, पॉइंट अरशद साहब आपका आ गया। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ जरा। मोना साहिबा, ये अभी हम दो तरह की सियासत देख रहे हैं, दो तरह की इलेक्शन कैंपेन चल रही हैं। पीपल्स पार्टी आवाम में जा रही है, जलसे जुलूस हो रहे हैं और सिर्फ आवाम की ताकत पर ही वो रिलाय कर रहे हैं, जबकि नून लीग बड़ा स्मार्टली अपने कैलकुलेटेड नंबर्स पूरे कर रही है। छोटी जमातों के साथ उस नंबर गेम को पूरी करने की कोशिश की जा रही है। अब ये दोनों में से किसकी इस कैंपेन को आप स्मार्ट मूव कहेंगी कि पब्लिक पर रिलाय करना अच्छी बात है, लेकिन अगर पहले से नंबर्स आपने सिक्योर करेंगे, कुछ इलेक्टेबल्स ऐसे जो कि छोटी जमातों की सूरत में मुख्तलिफ सूबों में मौजूद हैं, उनके साथ इस वक्त नून लीग का हाथ मिलना एक स्मार्ट मूव है आपकी नज़र में? देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि बिल्कुल दोनों की अलग अलग स्ट्रेटजी है, लेकिन पीएमएलएन के हवाले से मैं समझती हूँ कि ये बात खासी बाइस तशवीश है कि ना सिर्फ वो लोग बिल्कुल उन्होंने जलसे वगैरह कोई इस तरह का सिलसिला वो लोग आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि इसके अलावा टॉप नुमाइंदगी पीएमएलएन ने बहैसियत स्ट्रेटजी बिल्कुल खत्म कर दी है, तकरीबन ना होने के बराबर कर दी है, और बहुत मतलब सिलेक्टिव किस्म के जो उसको सूट करने वाले टॉक शोज हैं वहां पर अपेयर हो रहे हैं। और ऐसा एक तासुर जा रहा है जैसे कि ना अपने आप को किसी भी क्वेश्चन आंसर के लिए, किसी भी अकाउंटेबिलिटी के लिए पीएमएलएन फेस नहीं करना चाहती, और ऐसा भी तासुर जा रहा है कि दूसरी जो जमातें जो जैसे किसी भी उनके साथ कोई मुकालमा या आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती पीएमएलएन। मुझे लगता है ये तासुर खासा मनफी है, और बिल्कुल आपने जैसे बात की कि सिर्फ नंबर पूरे करने पर जोर है और कैंडिडेट्स कौन फील्ड किया जाए जो कि उस हल्के से जीत सके, इसके ऊपर जोर है। तो उससे गोया तासुर ऐसा जा रहा है जैसे मतलब बिल्कुल वो खुद भी ये तासुर दे रहे हैं जैसे कि उनके हक में कोई मैच फिक्स हुआ हुआ है। पीएमएलएन के लिए ये मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेटजी है ये निहायत मनफी है। रही बात पीपल्स पार्टी की, देखें अवामी राब्ता मुहिम तो ये लोग खासे जोरों शोर से कर रहे हैं और सारे सूबों में कर रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। हो सकता है उनके नंबर्स पूरे ना हो, और जाहिर है कि पीएमएलएन के कंपैरिजन में या पीटीआई के कंपैरिजन में पीपल्स पार्टी का कोई ग्राउंड एज सच नहीं है पंजाब में। ये एक तल्ख हकीकत है उनके लिए जो उनको माननी पड़ेगी। इन जलसों से शायद ये तल्ख हकीकत तब्दील भी ना हो, ये बात भी सच है, लेकिन फिर भी जो एक अवाम के जहनों में तासुर जा रहा है कि एटलीस्ट ये कि वो अब इलेक्शन जीतने के लिए या आगे अपनी स्ट्रेटेजी के तौर पर वो सिर्फ और सिर्फ अवाम पर रिलाय कर रहे हैं। ये एक तासुर बहुत स्ट्रांग है और मुस्बत है, मैं समझती हूँ। और मोना साहब, अब जिस तरह बिलावल साहब ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, तो इससे पंजाब में खासतौर पर क्या लाहौर में पीपल्स पार्टी को रिवाइव होने में मदद मिलेगी? थोड़ा सा गेन कर सकती है पार्टी को, कि अब वक्त बहुत कम है, लेकिन अगर पार्टी लीडरशिप खुद एक शहर से इलेक्शन लड़ेगी तो वहां पर उन्हें कोई हेल्प मिल सकेगी, कोई सपोर्ट हो सकेगी उनकी? जी ऑफ कोर्स, जाहिर है बिलावल एक हैवी वेट हैं, लेकिन मैं समझती नहीं हूँ कि उनका जीतना, या ये कहा जा सकता है कि वो जीत जाएंगे, ये कहना अभी भी खासा मुश्किल है। क्योंकि आपको याद होगा ऐसे शहबाज शरीफ साहब ने भी पिछले 2018 में उन्होंने कराची से इलेक्शन लड़ा था, दूसरे नंबर पर मुझे याद है फैसल वाडा के अगेंस्ट वो थे, तो हार गए थे शहबाज साहब। तो गोया ये कि शहबाज साहब बहुत हैवी वेट हैं और सब कुछ उनके साथ गवर्नेंस का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था, क्योंकि कराची के लोग और सिंध के लोग अक्सर जो शिकायत करते हैं वो यही गवर्नेंस की करते हैं। तो गवर्नेंस का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो शहबाज साहब के हक में था, लेकिन उसके बावजूद जो है नहीं जीते थे वो। तो ये एक बड़ी अहम बात है कि मतलब ये आप कह नहीं सकते, हैवी वेट फील्ड करना एक जुर्रतमंदाना फैसला है। कोई शक नहीं कि पार्टी के प्रेसिडेंट
या चेयरमैन के लेवल का अगर शख्स इलेक्शन लड़े, वो भी उस सूबे से या उस ग्राउंड से जो कि उसकी अपनी फेवरेबल कॉन्स्टिट्यूएंसी ना हो या फेवरेबल सूबा ना हो, तो ये जुर्रतमंदाना फैसला है। बिलावल भी लड़ रहे हैं तो ये भी जुर्रतमंदाना है, और जैसे PMLN भी इस तरह के फैसले कर रही है। सिंध में भी उन्होंने खासा इन रोड बनाए हैं जब से बशीर मेमन साहब को उन्होंने कमान दी है चीजों की। कई लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं PMLN में, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि जीतना उसके बावजूद मुश्किल है। अच्छा। जब आपको वो फेवर नहीं करती है वो खुसूस कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसा माजी में हमने कई दफा देखा है कि एक कोशिश करते हैं सारे लोग, लेकिन जीतना मुझे जीत ठीक है। चलें मोना साहबा, ये कराची से क्यों बिलावल साहब नहीं लड़ रहे इलेक्शन, ख्वाजा सोहेल मंसूर साहब के सामने जरा नुक्ता रखते हैं। ख्वाजा साहब, ये कराची पर आप लोगों का बड़ा फोकस है और आप लोग इस इलेक्शन में कराची से ज़्यादा सीटें भी हासिल करना चाहते हैं, तो बिलावल साहब की तरफ से फिर कराची को क्यों इग्नोर किया गया? लाहौर से उन्होंने इलेक्शन लड़ने को तरजीह दी, क्यों? देखिए, वो पूरे मुल्क के लीडर हैं और वो चाहते हैं कि कराची से उनके वर्कर लड़े। कराची के लोग जहां से हैं, अब इस वक्त पीपल्स पार्टी ने कराची में अगर नॉमिनेशन दी है तो कराची के हर उस हलके के रहने वाले को नॉमिनेशन दी है। इसलिए वो चाहते हैं कि वो पंजाब से लड़ें, क्योंकि वो पंजाब के भी लीडर हैं, वो पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं और हमें कोई खौफ नहीं है। क्योंकि देखिए, खौफ जो नून को और MQM को और GDA को इस वक्त है, वो सबसे बड़ा खौफ जो है उनको पंजाब से, क्योंकि पंजाब में उनकी मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है, जिस तरह MQM की मकबूलियत कराची में ख़त्म हो चुकी है। GDA का तो मैं खैर इत्तेहाद वो जाहिर है कि वो तो आपको पता है कि सब ने अपनी अपनी सीटों का इत्तेहाद किया हुआ है कि ताकि कुछ वोट आपके और कुछ मेरे मिलकर जो है वो एक टोकरी में आ जाए तो कोई गुलदस्ता बन जाए। रहा ये कि ख्वाजा साहब कह रहे हैं MQM की मकबूलियत कराची में ख़त्म हो गई। जिस हल्के से शहबाज शरीफ साहब ने अपने कागजात जमा करवाए, उसी हल्के से मुस्तफा कमाल साहब ने भी कागजात जमा करवाएं। जरा अरशद वोरा साहब के सामने मैं नुक्ता रखूं। अरशद साहब, ये नून लीग के साथ तो आप लोग आगे जाके एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे थे, चीज़ें अभी फाइनल बोर्ड में गई भी नहीं थी, कि आप लोग आमने सामने आ गए तो आगे मामला चलेगा या फिर बस ये इसको ख़त्म शुद्ध समझें? देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था कि अभी जो है चीज़ें हमारी जो है निगोशिएट हो रही हैं, कमिटीज़ बनी हुई हैं, कमिटीज़ ने फैसला करना है कि किसने कहाँ से लड़ना है, किसने कहाँ से नहीं लड़ना। जहाँ तक मुस्तफा कमाल की बल्दिया वाली सीट है, जहाँ से वो MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने जब वो बाई इलेक्शन हुआ था उसी वक्त अनाउंस कर दिया था कि मैं अगला इलेक्शन भी यहीं से लड़ूंगा। और उसके बाद उन्होंने तकरीबन, आप ये समझ लें कि रोजाना की बुनियाद पर वहाँ पे इलाके के लोगों के साथ उनका मिलना जुलना और इलाके के लोगों के साथ उन्होंने जो है अपने ताल्लुकात बढ़ाए, तो वो डेफिनेटली उनको एक उस इलाके से भी लगाव है, उस जगह से। जिस तरह वो उन्होंने वक्त दिया है उस इलेक्शन के बाद, इवन दो के वो हार गए तो उसके बावजूद भी जो है उन्होंने वहाँ पे जो वक्त दिया है, तो उनका एक इमोशनल अटैचमेंट है और वो वो बड़ी जस्टिफाइबल है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब, ख्वाजा सोहेल मंसूर साहब, मोना आलम साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कश्मीर में भारत बढ़ता जा रहा है, एक ब्रेक के बाद इस पर डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और साल गुजरने जा रहा है, लेकिन कश्मीर में भारतीयों का जुल्म सितम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। 2023 में भी ये जुल्म बर्बरियत भारत की जानिब से कश्मीर और कश्मीरियों पर जारी रहा है और इस साल भी कई जाली मुकाबले हुए जिसमें दर्जनों कश्मीरियों को शहीद किया गया। मजमूई तौर पर अब तक 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। लाखों अफराद को बेगुनाह होते हुए भी कई साल तक और कैद रखा गया है और वहाँ पर उन्हें कोई सहूलियात भी नहीं दी जाती। एक ऐसी अंधेर नगरी में, एक अंधेर ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां पर उन्हें जिंदगी की कोई रमक नजर नहीं आ रही होती। तो ये सूरत हाल है जिस पर दुनिया मुकम्मल तौर पर इस वक्त खामोश है। भारत कश्मीर में जुल्म सितम करता जा रहा है, लेकिन दुनिया की नज़र इस वक्त शायद कश्मीरियों पर और उनके हुकूक पर है ही नहीं। एक आध दिन ऐसा ज़रूर आता है जबकि आवाज़ उठाई जाती है और दुनिया भर में यौम कश्मीर मनाया जाता है, लेकिन फिर वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान इसमें अपना किरदार किस हद तक मौसर तरीके से अदा करता रहा है और दुनिया के सामने अभी मौसर किरदार पाकिस्तान को अदा करने की ज़रूरत है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर राशिद वली साहब और फारूक हमीद साहब, दोनों मौजूद मेहमान मौजूद हैं।
तो राशिद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। ये कश्मीर में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, हमने देखा आज से 3 रोज़ पहले भी एक ताज़ा वाक़या हुआ जिसमें 3 निहत्ते कश्मीरियों को जो कि भारतीय फ़ौज की हिरासत में थे उन्हें शहीद कर दिया गया, और ऐसे लातादाद केसेस इससे पहले भी हो चुके हैं। तो ये इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें कहाँ सो रही हैं? कश्मीर में होता हुआ जुल्म किसी को नज़र क्यों नहीं आ रहा, और अगर नज़र आ रहा है तो फिर उस पर खामोशी की क्या वजह है? देखें, ये कश्मीर तो एक जलता हुआ नासूर बन चुका है बदकिस्मती से। हम देख रहे हैं कि 2023 जो था ये ख़ास तौर पर बहुत गिरां गुजरा है कश्मीरियों पे, और हम देख रहे हैं कि लगातार जुल्म व बर्बरियत की जो लहर अवाइल 2023 में चली थी वो अभी तक जारी है। हमने ये देखा था कि जितने भी रहनुमा थे जो इनकारसरेटेड थे उनको छोड़ा जाता है, दोबारा उनको जेल में बंद किया जाता है, और वो रहनुमा जो कि भारत के लिए निस्बतन नरम गोशा रखते थे, गोपकार अलायंस के जो पैरोकार थे, अब उनके ऊपर भी अरसा हयात तंग कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती साहिबा और उमर अब्दुल्ला, उनकी फ़्लाइट अगर आप देखें तो आपको ज़ाहिर हो जाएगा कि कश्मीर में क्या अनफोल्ड हो रहा है। और अब गोपकार अलायंस के जो लीडर्स थे और जो दूसरे लीडर्स थे, जिस तरह अभी मीर वाहिज हैं जो जेल से जिनको रिहा किया गया 2 महीना कबल, ये यक ज़बान हो गए हैं उस बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने को जिसको 23 दिसंबर को इम्प्राइमेचर ऑफ लीगैलिटी देने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। और ये तो एक कैंगरू कोर्ट्स वाली बात है, क्योंकि ऐसी चीज़ को वो लीगल करार दे रहे हैं, रेवोकेशन ऑफ 370 जो उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन था, और वो बग़ैर कंस्टिट्यूएंट आइन साज जो उनकी असम्बली थी उसकी तायद के बग़ैर वो उसको तब्दील नहीं कर सकते थे इस शिक को, मगर वो कर गुजरे हैं। और अब उनका जो टोटल एम ये है कि इसको डेमोग्राफिक चेंजेस की जाएँ, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में रद्द-बदल किया जाए, सेटलर कॉलोनियलिज्म को फ़रोग़ दिया जाए, कश्मीरियों से उनकी शिनाख्त छीन ली जाए, उनकी सियासी और उनकी अददी जो एक अक्सरियत थी, डोमिनेंस थी कश्मीर में, वो ख़त्म करके हिंदू राज लाया जाए और बीजेपी लेड एक असम्बली मार्ज़ वजूद में आए, और जिसके लिए उन्होंने कोशिशें इस तरीके से की हैं कि जम्मू की सीटें बढ़ा दी हैं, कश्मीर वैली की कम कर दी हैं, और जो भारत की जो आर्मी है अब उसको किसी एनओसी की ज़रूरत नहीं है चीफ मिनिस्टर से, वो किसी जगह को ट्रेनिंग एरिया डिक्लेयर करके वहाँ एक अपनी इंस्टॉलेशन बना सकते हैं। और सुरनकोट में और एक के बाद एक, राशिद साहब, एक के बाद एक ये कदम भारत उठाता जा रहा है और हम दुनिया को खामोश देख रहे हैं। अभी अगस्त में चंद माह पहले भी 24 अगस्त गालबन वो तारीख थी जब एक लेटर लिखा गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से कि G20 के जो तमाम ममालिक हैं वो अब कम से कम भारत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, कम से कम इस जुल्म सितम को रोकने के लिए कोई अमली कदम उठाएं। तो फारूक हमीद साहब, वो इस तरह के इक़दाम क्या ये बड़े ममालिक भी भारत के ख़िलाफ़ उठाने से कासिर हैं? इसकी वजह क्या ये जो मुश्तरका मुआशी मफादात हैं वो हैं? भारत चूँकि एक बहुत बड़ी मार्केट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की और दुनिया के बहुत सारे ममालिक के साथ उसके टर्म्स हैं, तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से बड़े ममालिक कोई कार्रवाई करने से गुरेज़ हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्टर्न पावर्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन, ये तमाम इनके इदारे जो हैं फोरम, वो खुल के इंडिया को ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ना इंडिया को ब्लेम कर रही है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जेनोसाइड, बर्बरियत, इसराइली मॉडल स्टाइल जो कि कितने दिहाइयों से इंडियन आर्मी कर रही है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। वजह बड़ी सिंपल, एक तो उनके, जिस आपने भी अभी इंडिकेट किया, उनके माशी ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर मेरा ख्याल ये है कि वो क्योंकि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी एक बाकायदा डिफेंस एग्रीमेंट है, उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया के साथ चीन के खिलाफ, वो चीन को कंटेन करना चाहते हैं और भारत को, इंडिया को उसी तरीके के लिए उनके उसी काम में वो उनको यूज कर रहे हैं। ये जो क्वाड वाला है, 4-6 ममालिक, इंडो पैसिफिक वाले मामले, ये तमाम इंडिया उनके लिए, क्योंकि जारी बात है इंडिया की इस वक्त इकॉनमी अच्छी चल रही है, तो वो तो और भी ज्यादा वेस्टर्न पावर्स जो है वो मुतमईन है कि जनाब हमने इंडिया को ही सपोर्ट करना है, उन्हीं को इक्विप करना है, उन्हीं को अपना पॉलिटिकल उनको सपोर्ट देनी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और कोई ऐसी चीज अगर
कश्मीर के हवाले से आती है रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसको उन्होंने वीटो करना है। चीन ने 2-3 दफा रेजोल्यूशन पेश की थी, वो वीटो हो गई। सो ये तो उनके आपस में मफादात हैं जो कि जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया, जो अभी राशिद वली बात कर रहे थे, जिसमें मूडी और इंडियन गवर्नमेंट को इजाजत दी गई कि बिल्कुल ये लीगल है कि जो आपने आर्टिकल 370 खत्म किया है, उसके ऑक्युपाइड कश्मीर का जो ऑटोनमस स्टेटस वो आपने खत्म किया, उसको लीगल कर दिया। लेकिन आप देखें उस पर भी मैंने इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो मैंने कोई आवाज नहीं सुनी है, कोई कहे जी ये गलत है। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भरपूर इस पे अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा हम तो बिल्कुल उसको मानते ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है, क्योंकि ये जो बुनियादी जो डिस्प्यूटेड स्टेटस है, जो बुनियादी मसला है जम्मू और कश्मीर का, कि वहां पे एक प्लेबिसिट होगा, वहां पे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द यूएन रेजोल्यूशन, वो तो चीज कायम है। तो ये सारा ये एक ढोंग है जो कि वहां पे जा रहा है। दूसरा मैं ये बता दूं कि अगर आप समझते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडियन आर्मी, उनकी ये जो बार्बरिज्म है और जेनोसाइड और ये नस्ल कशी, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कितने अरसे से हो रही है, वो रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। आप देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसराइल को भी सपोर्ट किया है फलस्तीनियों के खिलाफ जो बर्बरियत है। यही मॉडल अपना इंडियन ने भी किया है इसराइल के साथ मिलकर, उन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। लेकिन मैं समझता हूं कि एक अच्छी डेवलपमेंट ये है कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने अब फिर अपने उनके हमलों में, इंडियन आर्मी पे हमलों पे तेजी आई है। और पीछे आपने देखा कि काफी इंडियन आर्मी के अफसर और जवान जो हैं उनको ने मारा है। मैं अभी भी समझता हूँ कि पाकिस्तान अपना पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक साहब ये क्या इंडियन जो इस वक्त जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, क्या वो अपने ओन पर ही फिर अपनी ये जंग लड़ें, ये स्ट्रगल करें? पाकिस्तान भी ज़ाहिर है उनके साथ तो है, लेकिन इसमें पूरे सिनेरियो में हम OIC का क्या किरदार देख रहे हैं? ये अगर 50-55 के करीब ममालिक अगर एक ठोस मौक़िफ़ अपनाएं कश्मीर के इशू पर, तो दुनिया को भी एक बड़ा वाज़ेह और पैगाम जा सकता है। इस पर पहले आप भी कमेंट कर दीजिएगा, फिर यही पॉइंट मैं राशिद वली साहब के सामने भी रखता हूँ। जी फारूक साहब, आपकी बात सही है। OIC के जो ममालिक के जो सरबराह हैं ना, उन्होंने पीछे समिट भी किया है और पीछे एक स्टेटमेंट भी आया था ये इन दिनों अपना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, जहां पे उन्होंने अपना एक नेगेटिव जारी बात उसको कंडेम भी किया। लेकिन बात यह है कि ये उनको भी पता है, इंडियंस को, ये सारा वर्बल है, इससे आगे और कुछ तो हो नहीं सकता। तो लिहाजा वो ये समझते हैं उनको एक फ्री हैंड मिला हुआ है कि क्योंकि वेस्ट उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना कश्मीरियों की दाल नहीं गल रही है और जो उनके अज़ाइम है वो उसके मुताबिक वो चल रहे हैं, तो उनको एक किस्म की पूरी इंकरेजमेंट है कि जनाब हम यही पॉलिसी ऑफ बार्बरिज्म इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर वो जारी रखेंगे। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, देखें भी हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब वो भी गए अपना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 25 सितंबर को जो उनकी तकरीर थी, तो उन्होंने भी बड़ा भरपूर जो है कश्मीर कॉज के लिए उन्होंने आवाज उठाई वहां पे। इसी तरह हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, कई मरतबा मैंने ये स्टेटमेंट देखी है, ISPR की भी स्टेटमेंट आई है जिसमें हमारे आर्मी चीफ ने भी कश्मीर कॉज के बारे में कई मरतबा जो है उन्होंने पॉजिटिव आवाज जो है उठाई। और जो कि हम पाकिस्तानी लीडरशिप सिविल मिलिट्री से ये तो वक्र करते हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि पॉलिटिकल हो, फारूक साहब जाहिर है कि हमारी रियासत भी, हुकूमत भी, अवाम भी पूरी तरह से एक जी कर ली, मुकम्मल कर लीजिएगा। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें पॉलिटिकल फ्रंट पे, इंटरनेशनल लेवल पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और मॉरल सपोर्ट, वो तो हुकूमत पाकिस्तान कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसमें कोई कमी तो हो ही नहीं, बढ़ती जाएगी। लेकिन मसला यह है कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स पे ही एंड में आती है बात कि वो जो एक आर्म स्ट्रगल है, आर्म स्ट्रगल, मेरे ख्याल उनको भी फलस्तीनियों से थोड़ा सा सबक हासिल करना चाहिए कि किस तरह उन्होंने इसराइली फौज को अर्बन वॉरफेयर में तकरीबन शिकस्त दी है। तो मेरा ख्याल है जिस तरह हमले बढ़ेंगे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडियन आर्मी के ऊपर फ्रॉम द कश्मीरी फ्रीडम फाइटर, तो फिर शायद सूरत हाल में कुछ तब्दीली आई वहां। ठीक है, तो राशिद साहब ये जो जिस तरह वेस्ट की सपोर्ट है इस वक्त इंडिया और इसराइल को, तो उसी तरह अगर OIC की सपोर्ट हो कश्मीर को, पाकिस्तान OIC को फाल करने में अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? OIC क्यों इतनी गैर फाल इन फ़लस्तीन के इशू पर और कश्मीर के इशू पर है? और अगर ये नहीं होती फाल तो फिर ऐसी तंजीम का अमली तौर पर कहीं कोई फ़ायदा आप देख रहे हैं फिर उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है? देखें, हमें कुछ हकीकतों का इदराक करना चाहिए।
और OIC का जो रोल है वो हमारे सामने है। वो एक प्रेशर ग्रुप का रोल तो किरदार अदा कर सकता है। उसके सेक्रेटरी जनरल तवातुर के साथ कश्मीर का दौरा करते आए हैं, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी थे चंद महीने कबल, मगर प्रैक्टिकली OIC ने अभी तक कुछ नहीं किया। मगर हमें उनसे ये उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए कि वो भारत को आइसोलेट करने में और उसकी ये जो बर्बरियत इसको कॉल आउट करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मगर इससे आगे बढ़कर वो ऐसे फोराज हैं जिस पे पाकिस्तान को, OIC को इस इशू को मज़ीद रेज़ करना चाहिए। UN सिक्योरिटी काउंसिल है, ये एक डिस्प्यूट है और वो जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं वो बड़ी मुश्किल से हमारे फॉरेन ऑफिस ने उसको उसके एजेंडे पे ज़िंदा रखा हुआ है। तो उनको दोबारा री इनवाइगोरेट करने की ज़रूरत है, जहाँ कुछ एक्शन हो और दुनिया का ज़मीर जागे। और UN जनरल असम्बली में इस इशू को रेज़ करना चाहिए। उसमें OIC हमारी बहुत मदद कर सकता है, 57 मुल्क हैं और जनरल असम्बली में जो क्लाउट होगा तो वो उसकी मदद मिलेगी, क्योंकि जनरल असम्बली इज़ मोर डेमोक्रेटिक दैन UN सिक्योरिटी काउंसिल। फिर ऐसे भी फोरम्स हैं जिस तरह इंटरनेशनल कमीशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। ये ऐसे कमीशंस हैं जिसकी अपनी एक कमेटी होती है और उस कमेटी को फैक्ट फाइंडिंग मिशन के तौर पे एक मिशन भेजने का इख्तियार होता है। तो उसको फ़हाल किया जाए, उस फोरम पे जाके इस इशू को उठाया जाए। ICCPR एक फोरम है, UN जो ह्यूमन राइट कमिश्नर हैं उसके पास ये कहा जाए कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन तो भेजें। यहाँ तो एक डिजिटल अपार्थेड की सिचुएशन है, इंटरनेट ब्लॉकेट किया हुआ है। पूंछ में जब वो 3 कश्मीरियों को चंद दिन कबल उन्होंने बर्बरियत के साथ टॉर्चर करके कत्ल कर दिया है और उन पे इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने सूरन कोट में जो उस काफ़िले पे तहरीक मुजाहिदीन ने हमला किया तो उसमें वो शामिल थे, हालांकि ये सरीहन झूठ था। और उस पे पूरी वादी उड़ी से लेकर राजौड़ी, पूंछ, ये सारा इलाका सरतापा एहतजाज है और उसमें एक हंगर है फॉर एजिटेशन, फॉर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। पाकिस्तान और OIC को इसका अमली मुजाहिरा करना चाहिए। ये OIC को जो इक़दाम अभी उठाने चाहिए, जो आपने तजवीज़ किए, तो अभी तक ये सारे इक़दाम OIC उठा क्यों नहीं सका? अब इसमें उनकी कहीं इग्नोरेंस है, कोई गफलत है या प्रायोरिटी नहीं है मसले कश्मीर उनकी? आई थिंक ये प्रायोरिटी ना होने का मसला है और इसको सही तरीके से उस पर प्रेजेंट करने का प्रॉब्लम है। अगर OIC चाहे तो इसको जनरल असम्बली में ले जा सकती है। उसके 57 ममालिक का बहुत क्लाउट होता है और जनरल असम्बली अगर एक एडवाइजरी कमीशन, एडवाइजरी ओपिनियन के लिए भी एक एडवाइस दे दे तो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन कश्मीर में जाके खुद डिटरमिन कर लेगा कि क्या हो रहा है। एक ऐसा इलाका जो डिस्प्यूट है, राशिद साहब, क्योंकि थोड़ी सी वक्त की कमी में चाहूँ जरा फारूक साहब से भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। फारूक साहब, जिस तरह राशिद साहब कह रहे हैं कि ये प्रायोरिटी का इशू है, तो ये अब प्रायोरिटी लिस्ट में कैसे इसको टॉप ऑफ द लिस्ट लाया जा सकता है मसले कश्मीर को OIC की? पाकिस्तान इसमें कोई किरदार अदा करेगा? ब्रीफली आप बता सकें। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं उन ममालिक के नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं OIC में। और तो हम की खबरें सुनते हैं कि वो जनाब वो तो सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके, और इसको बड़ी पाकिस्तान में इसको बड़ा मैं समझ तो गलत निगाह से इसको देखा गया, क्योंकि ये ठीक नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन बारह हैविंग सेड दैट, ये अब हमें OIC को कितने माजी में आपको मालूम है समिट हो चुके हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के जो इशू है उसके हवाले से। एक ही हाल है कि हम उन पे प्रेशर डालते जाएं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पे, अपना OIC पे कि जना आपने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये कश्मीरी कॉल जो है इसको ठीक है मौसर तरीके से OIC पर प्रेशर डालना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत के लिए मौशी मसाइल कितने संजीदा होंगे, कितने चैलेंजेस होंगे, एक ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब इलेक्शन में बहुत ही कम वक्त बाकी रह गया है नई हुकूमत के लिए। आने वाले दिनों में क्या क्या मौशी चैलेंजेस दरपेश होंगे। IMF के एक और प्रोग्राम में पाकिस्तान को अगर जाना है तो आने वाला दौर पाकिस्तान के लिए और एक आम पाकिस्तानी के लिए कितना मुश्किल होगा, चूँकि माइक्रो लेवल पर अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन में कमी नहीं आ रही है और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश है। SIFC के थ्रू पाकिस्तान ने एक लॉन्ग टर्म प्लान तो बनाया है, एक लॉन्ग टर्म पर मबनी इन्वेस्टमेंट आनी है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत पर कितना असर पड़ेगा और उस असर का एक आम आदमी पर फिर क्या असर होगा, ये भी हमें देखना होगा। और आने वाला दौर कितना चैलेंजिंग होगा, नई हुकूमत के लिए कितने चैलेंजेस सामने आने वाले हैं, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हफीज़ पाशा साहब सीनियर माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये ज़ाहिर है अभी तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसके पास मैंडेट भी महदूद है, इख्तियारात भी महदूद हैं और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कुछ बेहतर कार्रवाइयाँ इन्होंने की हैं। एक्सचेंज रेट को किस तरह इन्होंने कंट्रोल किया। अब 50 दिन के बाद जब एक नई हुकूमत मारिज़ वजूद में आएगी तो पाकिस्तान कि उस नई हुकूमत के लिए क्या क्या चैलेंजेस उसको दरपेश होंगे। आते ही उसे IMF के साथ भी डील करना है, एक नए प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करना है, फिर एक बजट भी तैयार करना है। तो मौशी चैलेंजेस किस हद तक आप बढ़ते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो पोजीशन है उसमें सबसे अहम आदाद शुमार या तरक्की की रफ्तार जो है वो 2-3 चीज़ों में है, जिस पर आपने खुद इशारा दिया है। सबसे पहले जो चीज़ हमें सोचना पड़ता है उसके बारे में, और तकरीबन हर हफ्ते हम देखते हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो किस लेवल पर हैं इस वक्त। अब साल का जब आगाज़ हुआ था जुलाई के बिगिनिंग में, उस वक्त आपको याद होगा नया स्टैंड बाय फैसिलिटी IMF के पास से आया और उसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ मुल्कों ने हमें सपोर्ट किया और हमारे रिजर्व्स जो $5 अरब से भी नीचे गिर चुके थे, तकरीबन $9 अरब के करीब पहुँचे चले गए थे जुलाई के महीने में। आज पोजीशन ये है कि वो फिर से गिरना शुरू हो चुके हैं और अब $7 अरब पे गिर चुके हैं। और ये लेवल जो है वो मुश्किल से हमारे 1.5 महीने के बरामदात को सपोर्ट कर सकता है, जबकि मिनिमम सेफ लेवल जो होता है वो 3 महीने के बरामदात। तो एक चीज़ तो ये परेशान कुन है कि वाज़े तौर पर बाहर से पैसा या कर्ज़ों में या कोई और तरीक़ों से आने का सिलसिला या रफ्तार बहुत कम हो चुका है। और अब पिछले महीने आप देखिए कि कर्ज़ों की वापसी जो हमने की है वो नए पैसे से ज़्यादा रहा है आने से। तो एक तो ये परेशान कुन बात है, हालांकि IMF प्रोग्राम मौजूद है। दूसरी तरफ ख्याल ये था कि अफरात ज़र में कुछ कमी आएगी, ख़ास तौर पे 2 चीज़ें जो हो रही हैं जो पॉजिटिव हैं। एक तो ये कि बाहर कमोडिटी प्राइसेस में काफ़ी हद तक कमी आई थी, अलबत्ता पिछले लिटरली 3-4 दिन में तेल की कीमत में फिर इजाफा हुआ है और $80 के ऊपर जा चुका है। मगर बाकी चीज़ों में अब आप देखिए, हम जो इंपोर्ट करते हैं बहुत सी चीज़ें हैं उनमें कमी नुमाया तौर पर आ रही थी डॉलर प्राइसेस। साथ साथ जिस तरह आपने कहा कि रुपया जो है कुछ हद तक मुस्तहकम हुआ, तो हमारे यहाँ अंदाज़ा ये कि 50 से 60% जो अफरात ज़र होता है पाकिस्तान में वो बाहर के कीमतों के आने की वजह से होता है। मगर पाकिस्तान में अभी भी अफरात ज़र में कमी नहीं आई इन 2 चीज़ों के बावजूद। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमने अपनी जो बिजली और गैस के निर्खों में बेतहाशा इजाफा किया है। गैस में 1100% मैंने कभी देखा नहीं इस तरह का इजाफा। और अब देखिएगा आने वाले दिनों में तकरीबन ₹5 बिजली में। तो इस मर्तबा कॉस्ट पुश का ज़्यादा इफेक्ट है और वो एनर्जी कॉस्ट का इम्पैक्ट है। अब आने वाले महीनों में हमें देखना है कि रुपए की कदर किस तरह कायम रहती है, इसलिए कि अगर आपके रिजर्व्स का सिलसिला गिरने का जारी रहा तो फिर रुपए वापस फिर से प्रेशर में आ जाएगा। तो आने वाली हुकूमत को फरवरी में जी आने वाली हुकूमत को जो पेमेंट्स करनी होंगी, अब उसके लिए फिर ये जो सरमायाकारी हो रही है, ज़ाहिर है इसके थ्रू तो वो पेमेंट्स का सिलसिला नहीं बन सकता, उसके लिए तो कोई कर्ज चाहिए होगा या फिर कोई इमदाद चाहिए होगी। तो क्या अभी
पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि मज़ीद कर्जे पर कर्जा ले सके और कुछ ममालिक से ऐसे कोई ताल्लुकात हैं कि वो कोई ऐसी इमदाद कर सकें कि पाकिस्तान का मसला फ़िलहाल एक शॉर्ट टर्म उसमें तो एक पीरियड में हल हो जाए? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को अल्लाह के फजल से 3 मुल्कों ने बहुत बहुत सपोर्ट किया है और उनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। नुमाया तौर पर सबसे पहले चाइना और ख़ास तौर पर चाइनीज़ कमर्शियल बैंक्स और चाइनीज़ प्रोजेक्ट लोन्स। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, जिसने तकरीबन $3 अरब से ज़्यादा बैंक डिपॉजिट किया हुआ स्टेट बैंक में, और हमें ऑयल फैसिलिटी के लिए भी क्रेडिट मिल रही है उनकी तरफ से। और तीसरी तरफ कुछ हद तक UAE, एमिरेट्स। सवाल ये पैदा होता है कि जिस मुल्क के माशी हालात ख़राब हों और जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब होती जा रही हो, तो बाहर के ममालिक नेचुरली ये सोचेंगे कि भाई अगर हमने पैसे यहाँ लगाए तो क्या वापस भी आएंगे। तो इसलिए इस वक्त आप देखिए कि चाइना से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लेवल था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और अब इस वक्त प्रोजेक्ट्स पर भी बहुत कम पैसा लग रहा है। तो मुझे सिर्फ इस बात की परेशानी है कि बाहर से पैसे आने की रफ्तार कम हो चुकी है। अलबत्ता मुझे अंदाज़ा हो रहा है आपकी बात से कि आपको SIFC पर बहुत भरोसा है और आप समझते हैं कि, और आप दूसरा इशू रेस कर रहे हैं, ये इशू नहीं रेस कर रहे हैं कि क्या वाकई उनकी तरफ से पैसा आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा उनकी कोशिशों से $70 अरब 3 साल में। वो आप सवाल नहीं कर रहे हैं, आप सवाल ये कर रहे हैं कि अगर आएगा भी तो क्या वो हमारे रिजर्व्स में इजाफा होगा। मेरी गुजारिश ये है कि पहले सवाल का जवाब मिल जाए तो फिर दूसरे सवाल का भी जवाब ढूंढ लें। सही। तो पाशा साहब, ज़ाहिर है कि इस पहले सवाल का जवाब तो जब ये SIFC की फॉर्मेशन हुई उसमें न सिर्फ रियासत, न सिर्फ हुकूमत, बल्कि तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लिया गया, और ममालिक जहाँ से ये पैसा आने की उम्मीद है या जहाँ से ये एग्रीमेंट्स करने हैं तो उनके साथ तो बैठकर बात की गई होगी, यकीन दहानी हर तरह से हो चुकी होगी जब ही इतने बड़े लेवल पर इस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। बात दरअसल ये है कि जून के महीने में ये कायम हुआ था और हमें तो तकरीबन हर हफ्ते हर महीने पैसों की ज़रूरत होती है इस वक्त। अभी तक आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कोई सिग्निफिकेंट इजाफा नहीं हुआ है। अलबत्ता ये हुआ पिछले साल कि जो प्रॉफिट की रिपैट्रिएशन थी हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज की पाकिस्तान में, उसको आपने 80% कम कर दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर इसके बारे में सोचेगा नहीं कि अगर मैं पैसे लगाता हूँ तो जो मुझे प्रॉफिट्स मिलने हैं वो मुझे मिल जाएंगे। तो ये सवालात हैं, सीरियस सवालात हैं। हम सबकी ख्वाहिश और हम सबकी दुआ है कि SIFC कामयाब हो, मगर अभी तक कामयाबी के कोई ख़ास इंडिकेशंस नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है। सही। तो पाशा साहब, इसका मतलब कि आने वाली जो हुकूमत होगी उसके लिए चैलेंजेस फिर बड़े सख्त हैं, फिर कोई पॉपुलर डिसीजन करना इकोनॉमिक टर्म्स पर वो उनके लिए शायद पॉसिबल ही ना हो, और फिर ये जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिस तरह से एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी इस वक्त मुश्किल हो रही है, तो आने वाला दौर भी कोई बड़ी तब्दीली लेकर नहीं आने वाला। देखिए, पाकिस्तान का जो बोझ है कर्ज़ों का वो इस हद तक बढ़ चुका था, ख़ास तौर पे पिछले हमने कोई 7-8 साल में तकरीबन 2 गुना कर दिया अपने कर्ज़ों का बोझ। और अब पोजीशन ये है कि आपको सालाना 22 से 25 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप अपना तिजारती खसारा पूरा करते हैं और कर्ज़ों की वापसी करते हैं। और ये इसमें थोड़ी सी वेरिएशन इसलिए होती है, बाज़-ओ-क़त के रोल ओवर आपको बाज़-ओ-क़त मिल जाता है और इसलिए कुछ कमी आती है, मगर एवरेज 22 से 25 अरब डॉलर अगले कुछ सालों में आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये पैसा कहाँ से आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब जो आने वाली नई हुकूमत है, हम सबकी ख्वाहिश है कि वो एक बड़ा क्लियर कट स्ट्रैटेजी और प्लान बना के लाएं कि किस तरह पाकिस्तान को इस फाइनेंशियल दलदल से निकाल पाएंगे।
और पाशा साहब, ये जो भी हुकूमत आती है हम देखते हैं कि वो इंपोर्ट की पॉलिसी, इंपोर्ट पर वो कट डाउन कर देती है, वो इंपोर्ट पॉलिसी के नाम पर इंपोर्ट ही बंद करने की कोशिश करती है। तो क्या ये तो हल नहीं है? ज़ाहिर है जो बुनियादी अशिया हैं ज़रूरत की वो तो पाकिस्तान को चाहिए ही, और वो फिर आपके इंपोर्ट बिल में चाहे जो भी किरदार अदा करें, क्योंकि पाकिस्तान ऑयल तो पूरा का ऑलमोस्ट पूरा इंपोर्ट करता है। तो ये क्या इंपोर्ट की बंदिश इस मसले का हल है, या फिर आपको अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा इस मसले पर काबू पाने के लिए? देखिए, मुनासिब स्ट्रैटेजी तरक्की के लिहाज से और शरह नमू को इजाफा करने के लिहाज से आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आपको अपने बरामदात को तेज़ी से बढ़ाना है, और दरामदात जितनी ज़रूरत पड़े अल्लाह के फजल से, ख़ास तौर पे जो आपके इनपुट्स हैं प्रोडक्टिव सेक्टर्स के लिए, वो आते रहें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने रुपए की कदर को मुस्तहकम कर दिया है, और उसके तरीक़े तो आपको पता है किस तरह हुआ है, तो उसके नतीजे में एक तरफ हमारे एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट जो है वो बेतहाशा बढ़ रहा है बिजली और गैस के नरखों के बढ़ने की वजह से। दूसरी तरफ उनकी कीमतों में रुपए टर्म्स में कोई ख़ास इजाफा नहीं हो रहा है, इसलिए कि रुपए की कदर आज वही है जो जून के एंड में थी। तो इसलिए पोजीशन ये है कि हमारे एक्सपोर्टर्स बुरी तरह से स्क्वीज हो गए हैं। हमने कुछ मराहत दिए हुए थे एक्सपोर्टर्स को जो मैं समझता हूँ मुनासिब थे, वो सारे हमने विड्रॉ कर दिए आईएमएफ के प्रेशर में। आईएमएफ ने कहा कि आप एक ही इंसेंटिव दें, और वो क्या है? मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। यानी कि आईएमएफ का ख्याल ये था कि इस साल रुपए की कदर जो है साल के एंड तक 340 तक चली जाएगी, और उससे एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा हो सकता है, मगर वो भी नहीं हो रहा है। तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं स्क्वीज होते जा रहे हैं, और इंटरनेशनल प्राइसेस भी कुछ हद तक गिर रही हैं डॉलर्स में। तो बहुत ही परेशान कुन हालात हो रहे हैं एक्सपोर्ट्स के लिहाज से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ पाशा साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट सेक्टर को इस वक्त ज़ाहिर मुश्किलात का सामना है, और हुकूमत को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी होगी कि एक्सपोर्टर्स को सहूलियात मिलें ताकि वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकें। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।